अभय जी, आप देरी से जुड़े, लेकिन एक इंटरव्यू में पढ़ रही थी मनमोहन सिंह का। उन्होंने भी कहा कि अगर मोदी जैसा पूर्ण बहुमत होता तो आर्थिक सुधारों की रफ्तार दहाई में होती, 2 अंकों में होती। तो यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकारें बड़े फैसले ले पाती हैं, ये तो मनमोहन सिंह भी मान रहे हैं। देखिए, एक बुनियादी अंतर समझने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये बताया कि जो प्रचंड बहुमत है वो मनमानियां करने का अभ्यस्त हो जाता है। मनमोहन सिंह जी का पहला टर्म देखिए तो कांग्रेस पार्टी को 145 सीटें मिली थी और उन 5 सालों की ग्रोथ रेट अगर देखेंगे तो 8% से अधिक उन 5 सालों में ग्रोथ रेट थी। और नरेंद्र मोदी जी के 5 सालों का कंपैरिजन कर लीजिए। लेकिन मैं बताता हूं कि गठबंधन की सरकारें क्या करती है। गठबंधन की सरकार जब होती है, कांग्रेस पार्टी की जैसे सरकार थी, तो 14 करोड़ काम चाहने वालों को मनरेगा का अधिकार देती है, 15 करोड़ किसानों को उनकी भूमि का अधिकार देती है, 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को जल जंगल जमीन का अधिकार देती है, 86 करोड़ लोगों को उनके भोजन का अधिकार देती है, करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार देती है, देश के 130 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार देती है। ये गठबंधनों की सरकार करती है 8% की ग्रोथ रेट के साथ। लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार क्या करती है, एक लाइन में समझ लीजिए। आरबीआई की मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट कहती है कि गलत नोटबंदी का निर्णय और गलत तरीके से जीएसटी लागू करने से हिंदुस्तान का एमएसएमई तबाह हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, आरबीआई की मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हुए हैं। इनका जो गलत नोटबंदी और जीएसटी का निर्णय था उसका परिणाम था कि इस कोविड की क्राइसिस के पहले लगातार 8 क्वार्टर की ग्रोथ जो है वो निचले स्तर पर जा रही थी। बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 58 साल के अपने निचले स्तर पर आ गई थी, ये एनएसएसओ ने बताया। एनएसएसओ ने बताया कि 70 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि रूरल कंजम्पशन 580 रुपए हो गया। ये दुष्परिणाम थे इस प्रचंड बहुमत की सरकार के। और इस प्रचंड बहुमत ने कोविड का जो मिसमैनेजमेंट किया उससे अंतर यह आया कि देश के 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए और 12 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार से हाथ धो लिया और 84% लोगों की आमदनी कम हो गई। अगर यह प्रचंड बहुमत की सरकार मनमानियों का निर्णय लेती तो $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट चीन से कर लेती, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कहती और हमारे एमएसएमई को तबाह करती। और इनका साहस इतना नहीं है इस प्रचंड बहुमत की सरकार का कि चीन जो PP-15 से लेकर रेजांगला 30 किलोमीटर, PP-16 जो 50 साल से पोस्ट हमारे पास थी वहां बफर जोन बना दिया, दौलत बेग गोल्डी तक चीन आकर बैठा है, उधर अरुणाचल प्रदेश में चीन आ गया। लेकिन इस सरकार का साहस नहीं होता और करती यह है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री जी क्लीन चिट देते हैं, 6 अगस्त 20 को डिफेंस मिनिस्ट्री अपनी वेबसाइट पर डालती है कि यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज किया और चीन इन सब जगह घुस गया तो वो डॉक्यूमेंट हटवा दिया जाता है। तो ये जो मनमानियों की सरकार प्रचंड बहुमत की है वो यही काम करती है। जैसे आज गठबंधन के दल इकट्ठा हो गए तो कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, ये तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, नीति आयोग ने और लॉ कमीशन ने सिफारिश की थी कि 19 का जो चुनाव है उस चुनाव में आप जितने विधानसभा के चुनाव उस वर्ष में हैं और उस वर्ष के बाद हैं उनको लोकसभा के साथ कराइए, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, 17-18 राज्यों के। क्यों आपने इंप्लीमेंट नहीं किया? क्योंकि आज आपको यह भय सता रहा है कि अगर इन दलों ने सीट शेयरिंग कर ली तो मेरी सत्ता चली जाएगी। और सत्ता जाने का अर्थ हुआ कि जो आपके धन्ना सेठ दोस्त जिसकी नेटवर्थ 12 लाख करोड़ रुपए की कर दी और किसान की 27 रुपए कर दी, वो सब लोग देश के किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे और उस धन्ना सेठ को सबक सिखाएंगे प्रधानमंत्री जी। तो ये लोकतंत्र के लिए नहीं, आप अपने धन्ना सेठ मित्रों के लिए निर्णय लेने वाले हैं और ये फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा का सीधा कुठाराघात है। प्रधानमंत्री जी, क्या कारण था कि इन सिफारिशों को जो उन्होंने कहा था और उन्होंने यह सुझाव दिया था कि 1 साल में चुनाव कराइए, हर साल आप इलेक्शन कराइए लेकिन 1 साल में एक बार इलेक्शन कराइए, आपने 2019 में क्यों नहीं माना जब उन्होंने स्पष्ट सिफारिश आपसे की थी? राखी राठौर, क्या इस बार वाकई डर है क्या, इसीलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन बगैर किसी से सलाह मशवरा किए हुए? देखिए गरिमा जी, बहुत सारे अभी एग्जिट पोल्स आ चुके हैं, उससे पहले भी सभी में बहुत स्पष्ट बहुमत हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनता का विश्वास हमारे पास है। जिस तरह से अभय जी अभी कह रहे थे कि हम
शीट शेयरिंग कर लेंगे, जिस तरह की फिर फुटबॉल इनके बीच में होती है, कहीं भी लेवल पर आकर के शीट शेयरिंग हो नहीं सकती। और देखिए जिस तरह का डेटा अभी केसी त्यागी जी ने और अभी समाजवादी पार्टी के मेरे साथी ने कहा, देखिए 224 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी के वोट 50% से ऊपर थे। 31 ठीक है। सीट ऐसी थी जहां पे हमारे वोट जो है वो सेकंड थर्ड वोट के टोटल वोट से ज्यादा थे। तो इसलिए हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है, जनता का विश्वास पूरी तरह से हमारे पास है। तो और फिर ये देखिए, 38 जिस दलों तरह का जो से कुनबा राखी जी जुटाया गया, ये इसको जुटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम तो सबके साथ है, हमारे पास तो वैसे भी दल हैं जिनका एक भी एमपी नहीं होगा तो भी हम सबका साथ सबका विकास के फ्रंट के साथ चलते हैं। जो हमारी विचारधारा के साथ में मैच करेगा वो उसका हमेशा स्वागत है। नेशन फर्स्ट की पॉलिसी वो हमारी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। किसी परिवार के पीछे नहीं चलना है, सेल्फ परिवार के डेवलपमेंट करो। अब यहाँ पे इतने सारे, चाहे जेडीयू की बात करूं, चाहे मैं एसपी की बात करूं, कांग्रेस के मेरे सम्माननीय अभय दुबे जी भी बैठे हैं, एक परिवार को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं चाहिए। जिसकी क्वालिटी हो, जो जनता के लिए काम कर सके, उसी को आगे लाने का काम है। और मनोज काका जी को तो मैं चैलेंज करूंगी कि आपके चैनल के माध्यम से वो जो पैसे का दिल लेन माना जो काम है ना, ये हिट एंड रन मत करना, कबड्डी का मैच नहीं खेल रहे हैं। नहीं, ये लेकिन कैसा आप लाइए परिवार है सामने। जो सबकी एक विचारधारा है लेकिन पता किसी को नहीं, एक हाथ को नहीं पता, दूसरे हाथ को नहीं पता कि क्या निर्णय होने वाला है। आप वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति बना देते हैं, पार्लियामेंट का सेशन घोषित कर देते हैं, किसी को नहीं पता कि क्यों पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है, कौन सा गुप्त एजेंडा है, किसी को नहीं पता। ये कौन सा परिवार है राखी जी? गरबा जी, जो भी एजेंडा हो लेकिन होगा देश हित में। हमने हर काम जो किया है वो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ किया, और वो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी अभी भी होगी। उससे पहले चर्चा होगी आपके टीवी पे, हो सकता है मुझे मौका मिला तो मैं आकर के चर्चा करूंगी। ऐसा नहीं है, कोई छुपा के काम नहीं होगा। बीएससी की बैठक होगी, संसदीय कार्य मंत्री जो है वो डिसाइड करेंगे कि क्या इसमें डिस्कशन होना है। हम पूरी चर्चा के साथ इंप्लीमेंटेशन लेकर आएंगे, जैसा कि पहले भी किया है। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर अभी पूरी, आप जैसे एक्टिव मीडिया लोग हैं हमारे साथ में जो कि हर चीज को सामने, जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी, जो डेटाज अभी अभय दुबे जी ने दिए वो सब कंपेयर कीजिए आप हमारे वाले समय के साथ में, जिसमें कोरोना भी हो, जिसमें वॉर भी चल रही हो, और पूरे विश्व के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो हम बहुत अच्छी पोजीशन पे। इसलिए जनता का विश्वास लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी पर है, और इसीलिए नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ। केसी त्यागी जी, प्रधानमंत्री पर जनता का विश्वास है, मैंडेट है 303 का, और इसीलिए आत्मविश्वास भी है। एक तो राखी जी बहुत ही इमोशनल तरीके से वक्तव्य देते हुए कहती हैं कि जिसको हमारी पार्टी की विचारधारा में विश्वास है, तो उसमें तो आपकी विचारधारा में विश्वास वाजपेयी जी को भी नहीं है। औरों की तो बात मैं तब करूं। वाजपेयी जी की पार्टी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और आपका यूसीसी आया, आपकी जानकारी के लिए रामदास अठावले से लेकर के और रामविलास जी की पार्टी तक एक पार्टी आपके साथ नहीं थी। जातिगत जनगणना आई, एक भी पार्टी, नॉट इवन ए सिंगल पार्टी आपके साथ थी। 38 की 38 आपके खिलाफ थी। तो आप तो कह रही है कि जो हमारी विचारधारा के साथ है, आपकी विचारधारा के कोई साथ नहीं है। जैसे हमारा गठबंधन है ऐसे ही आपका गठबंधन है, और ये विचारों का गठबंधन नहीं होता। गलत आप कह रही हो। ये आखिरी मीटिंग कब हुई थी आपकी तो जानकारी है नहीं, लेकिन मेरी जानकारी है मैं एनडीए का संस्थापक रहा हूँ 2013 में। 10 साल से एनडीए की बैठक नहीं हुई है। आप हमसे पूछ रही हैं एनडीए का कन्वीनर कौन है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके एनडीए का कन्वीनर कौन है। आखिरी कन्वीनर शरद यादव थे 2013 में। उसके बाद से लेकर आज तक आपका कन्वीनर नहीं बना। आप रोज हमसे पूछ रही हो कि बंबई में क्या हुआ, कन्वीनर क्यों नहीं बना। तो भाई आज 10 साल तो आपने एक भी कन्वीनर नहीं बनाया। आपके यहाँ भी मुट्ठी बंधी हुई है एक ही व्यक्ति के लिए। उसको राष्ट्र प्रथम कह लो या व्यक्ति प्रथम कह लो, मैं बहुत कठिन नहीं होता क्योंकि हमने काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ काम किया है। लेकिन राष्ट्र प्रथम नहीं है। मैं जब जेल में था तो संघ के लोग कहते थे राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय, व्यक्ति तृतीय, और अब क्या है, राष्ट्र की जगह व्यक्ति प्रथम, पार्टी की जगह व्यक्ति प्रथम। हम आपके साथ रह चुके, इसलिए बड़ी बातें हमसे हमारे सामने मत करो। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का आप कह रही हैं कौन सी बची है। हम तो कांग्रेस पार्टी की भी नीति के खिलाफ थे। हम तो सोशलिस्ट हैं। जो मुनाफे में चल रहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं उनका प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन